Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और मैं आप लोगों के सामने फिर दोबारा से आ चुका हूँ अपनी एस्ट्रोलॉजी को लेके। थोड़े दिनों के लिए मैं थोड़ा सा बिज़ी था, अपने आर्ट कलेक्शन में बिज़ी था और कुछ इंटीरियर का काम था, उसके चक्कर में बिज़ी था, फिर कंसल्टेशन थी, उसके चक्कर में बिज़ी था। लेकिन काम करते करते कई बार ऐसा लगता है कि यार कितना काम करोगे, थोड़ा सा चिल करते हैं और थोड़ा सा अपने दोस्तों से भी बात करते हैं, क्योंकि आप सारे लोग वेट करते रहते हैं कि कब वीडियो आएगी, कब कौन सा नया टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो ये अच्छी बात है और इसमें बड़ा मज़ा भी आता है। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि जहाँ पर आपको परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्रहों की स्ट्रेंथ के बारे में, यानी उनकी पावर के बारे में। कौन सा ग्रह कब पावरफुल होता है, कौन सी पोजीशन होती है कि वो पावरफुल होता है और कौन सी पोजीशन होती है कि वो पावरफुल नहीं होता है। तो प्लेनेटरी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं और इसके लिए मैंने 2-3 चार्ट्स आपके लिए बना रखे हैं और इनके थ्रू आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं कि भाई आपका प्लेनेट किसी हाउस में अगर प्लेस्ड है तो उसकी मजबूती क्या है, वो कितना मजबूत है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये देखा है, जब मैं किसी के साथ कंसल्ट करता हूँ या कोई मेरे साथ कंसल्ट करता है तो पूछा जाता है जी मेरा कौन सा प्लेनेट ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कमज़ोर है, किस प्लेनेट के कारण मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और किसके कारण क्या चीज़ें मुझे नहीं मिल रही हैं या मुझे लॉस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं कि कौन सा प्लेनेट ज़्यादा स्ट्रांग है हमारे चार्ट में, आप हमें बताइए। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इधर उधर डिविजनल चार्ट्स, ये चार्ट वो चार्ट, उन सारे चार्टों में नहीं उलझाऊंगा। आपको बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ D1 यानी लगन चार्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये है आपका पहला चार्ट, इसको आप देख सकते हैं और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें जहाँ पर मार्क दिए हुए हैं बीच में, जैसे ये आपने बीच बीच में 4 जो मार्क दिए हुए हैं मैंने 4 हाउसेज में, अगर इन हाउसेज में अगर आपकी प्लेसमेंट होती है ग्रहों की, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये आपका पहला चार्ट है। अगर 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में आपके प्लैनेट्स अगर होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको केंद्र बल मिलता है और कुंडली के ये 4 पिलर्स हैं। पहले का संबंध आपके नाम से है, फेम से है, आपकी वाइटलिटी से है, आपकी इमेज से है, आपकी एनर्जी से है। 4th हाउस का संबंध आपकी प्रॉस्पेरिटी से है, आपके सुख से है। 7th हाउस का संबंध आपके पार्टनरशिप से है, आपकी मैरिज से है और 7th हाउस को ट्रेड का हाउस भी बोला जाता है। 10th हाउस का संबंध आपकी पब्लिक विजिबिलिटी से है, आपके कर्मा से है, आपकी ड्यूटी से है और जो भी आपको समाज में एक सम्मान मिलता है अपने काम के द्वारा, अपनी पहचान के द्वारा, वो आपका 10th हाउस है। तो ये 4 हमारे पिलर्स हैं जो हमारी लाइफ को मजबूती देते हैं और चलाते हैं। तो ये 4 जो हाउसेस हैं, अगर यहाँ पर प्लेसमेंट होती है ग्रहों की तो ये माने कि ये सबसे मजबूत हाउस है। मतलब यहाँ पर जो भी प्लेनेट बैठेगा वो अपनी मजबूती में होगा और उसको केंद्र का बल मिल जाता है। अब जो दूसरी पोजीशन है वो है ये 2nd हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। ये आपका 2nd हाउस है, ये आपका 5th हाउस है और ये आपका 9th हाउस है। उसके बाद दूसरा नंबर इसका है, अगर यहाँ किसी प्लैनेट की अगर पोजीशन होती है 2nd हाउस में, 2nd हाउस का संबंध आपकी वैल्यू से है, 5th हाउस का संबंध आपके क्रिएशन से है। 5th हाउस को पास्ट लाइफ से भी जोड़ा जाता है कि जो भी पास्ट में आपने अच्छा बुरा किया है उसका संबंध 5th हाउस से है। 5th हाउस अगर अच्छा होगा तो कहीं भी आप पैसा लगा रहे हैं वो पैसा रातों रात बढ़ जाता है। 2nd हाउस अगर अच्छा होगा तो आपके पास मॉनेटरी
और तमाम चीज़ें इतनी स्ट्रांग होंगी जिससे आपकी वैल्यू समाज में बनेगी। 9th हाउस अगर स्ट्रांग होगा तो जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। तो 2nd हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये है सेकंड कैटेगरी। अगर यहाँ पर किसी ग्रह की प्लेसमेंट होती है तो वो इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, यानी दूसरे नंबर पे आता है। और ये है आपका तीसरा चार्ट। तीसरे चार्ट में आप देखेंगे कि यहां पर 3rd हाउस और 11th हाउस के बारे में बताया गया है। ये आपका 3rd हाउस है, ये आपका 11th हाउस है। राशि यहां पर कोई भी राशि हो सकती है। हो सकता है इसमें 1 नंबर लिखा हो सकता है इसमें 2 नंबर लिखा हो सकता है इसमें 3 नंबर लिखा हो, 1 से 12 नंबर तक कोई भी नंबर इसमें लिख सकता है। यानी ये जो राशि है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 3rd हाउस ये है आपका और 11th हाउस ये है। 3rd हाउस को आपके एफर्ट्स के लिए देखा जाता है और 11th हाउस को आपके गेन के लिए देखा जाता है। जो भी आप लाइफ में गेन करते हैं और जो भी आपकी इच्छाएं जो पूरी होती हैं वो 11th हाउस से देखी जाती हैं। तो 3rd हाउस यानी एफर्ट्स, 11th हाउस यानी गेन। लेकिन ये जो 2 हाउसेज हैं ये आपको रिजल्ट तो देते हैं लेकिन मेहनत करने के बाद देते हैं। जब आप मेहनत करते हो, जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हो, जब आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, तब आपको इन दोनों हाउसेस से बेनिफिट मिलता है। अगर 2 ग्रह या 2 से ज़्यादा ग्रह अगर यहाँ पर बैठते हैं तो ये दिखाते हैं कि आपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है और उसके कारण आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये थी तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन जो है वो ये है, इसका भी मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये आप देखें। चौथी कंडीशन ये है, पहला नंबर जो है वो है एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन। अगर कोई ग्रह अपने उच्च स्थिति में है यानी उच्च का है और अगर कोई ग्रह नीच का है तो दोनों में से कौन सा स्ट्रांग है? तो नेचुरल सी बात है जो ग्रह उच्च का होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। दूसरा नंबर है कंबशन और रेट्रोगेशन। अगर कोई प्लेनेट कंबस्ट हो गया है और कोई प्लेनेट अगर अपने रेट्रोगेशन में है तो दोनों में कौन सा मजबूत है? तो यहाँ पर जो प्लेनेट अपने रेट्रोगेशन में होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी और बाद में हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। यानी कोई प्लेनेट अगर अपने रेट्रोगेशन में है तो मेहनत करने के बाद हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई प्लेनेट वक्री है, रेट्रोगेशन में है, तो उसका जो चेष्टा बल है, काम करने का जो बल है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई प्लेनेट अस्त हो गया है यानी अपने कंबशन में है तो वो वीक माना जाएगा। तीसरा जो नंबर है वो है ऑन साइन और अदर साइन। इन दोनों में कौन सा प्लेनेट ज़्यादा स्ट्रांग है? जो अपने ऑन साइन में है या जो दूसरे साइन में है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा? तो नेचुरल सी बात है ऑन साइन वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा। चौथा नंबर है ऑन साइन और एक्सल्टेशन। अगर कोई प्लेनेट अपने घर में बैठा हुआ है या वो कहीं पर अपने एक्सल्टेशन में है यानी उच्च का है, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है? तो आप सोच रहे हैं कि जो अपने एक्सल्टेशन में है ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्लेनेट अपने ओन साइन में है वो ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका मून टॉरस साइन में है, तो टॉरस साइन में मून अपने एक्सल्टेशन में होता है, लेकिन टॉरस साइन का लॉर्ड वीनस अगर वो डेबिलिटेशन में है, वीक पोजीशन में है, तो आपका यहाँ मून ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन मून अगर कैंसर साइन में है तो ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा, क्योंकि कैंसर साइन में मून अपने घर में है और टॉरस साइन में मून शुक्र के घर में है, लेकिन शुक्र अपने डेबिलिटेशन में है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन हाँ, अगर शुक्र अपने एक्सल्टेशन में हो या चंद्रमा के साथ अगर शुक्र की प्लेसमेंट हो तो वो ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। पांचवा नंबर है कि कोई प्लेनेट अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या कोई प्लेनेट अगर मैलेफिक ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है? अच्छे ग्रहों के साथ जो प्लैनेट्स बैठते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो मैलेफिक ग्रहों के साथ जो प्लैनेट्स बैठ जाते हैं उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी उनकी दशा में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये तो थी प्लैनेटरी स्ट्रेंथ की बात। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट मान लेते हैं कि अपने एक्सल्टेशन में है, एक्सल्टेशन में है
और दूसरी तरफ एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में है। और दूसरी तरफ अगर एक ग्रह आपका मान लेते हैं कि 5th हाउस में है, जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक तो आपको बताया था कि फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, इसके बारे में बताया था। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस में या 4th हाउस में कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है और उसका भी लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है, और दूसरी तरफ अगर कोई प्लेनेट सेकंड कैटेगरी में, सेकंड हाउस में है या 5th हाउस में है या 9th हाउस में है, तो हम सोचेंगे कि जो फर्स्ट कैटेगरी जो बन रही है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फर्स्ट कैटेगरी में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, अपने एक्सल्टेशन में है, लेकिन उसके ऊपर मैलेफिक ग्रहों का अगर असर हो जाता है या कोई मैलेफिक ग्रह अगर उसको देख लेता है, और दूसरी कंडीशन में सेकंड जो कैटेगरी हमारी, उसमें 5th हाउस में या 9th हाउस में या सेकंड हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है लेकिन वो मैलेफिक ग्रहों से बचा हुआ है, तो यहाँ पर सेकंड कैटेगरी ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ग्रह अपनी अच्छी पोजीशन में भी है लेकिन वो वीक हो रहा है मैलेफिक ग्रहों से, तो वो स्ट्रांग नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको जो मैलेफिक ग्रह हैं उसको कमज़ोर कर देते हैं और उसके लिए जीवन में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार बातें चलती हैं, लोग बाग बोलते हैं कि भाई मेहनत करो चीज़ें मिलेंगी और सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जीवन में जो भी कुछ मिलता है वो अपने ग्रहों के कारण मिलता है। आपके ग्रहों की दशा चलती है, आप रंग से राजा बन जाते हैं, आपके ग्रहों की दशा बदलती है, आप राजा से रंग बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल बात है। तो ग्रहों का खेल बहुत बड़ा है और प्लेनेटरी स्ट्रेंथ का पता हमें होना चाहिए। अगर हमें अपने ग्रहों के स्ट्रेंथ का पता है और हमें ये भी पता है कि हमारे ग्रह कैसे मजबूत हैं या कैसे वीक हो रहे हैं और उनको कैसे ठीक करना है, कैसे उनको और मजबूती देनी है, तो आपको जीवन में ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं कि अगर कोई ग्रह हमारा मजबूत है लेकिन वो किसी मैलेफिक ग्रह के कारण वीक हो रहा है, तो उसकी रेमेडी करें, उसके उपाय करें। अब इसमें एक बात और भी आती है कि ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि उपाय तो हम कर रहे हैं लेकिन उपाय काम करेंगे कि काम नहीं करेंगे। देखिए, इंसान क्या कर सकता है, हम सारे लोग परिस्थिति के हाथों मजबूर हैं। या तो चीज़ें जैसी हैं वैसी चलने दो, या उपाय करके ये हो सकता है कि भाई आपने उपाय करा तो हो सकता है चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं। अगर आप बीमार होते हैं, दवाई खाते हैं, आप बोलो कि दवाई भी नहीं खानी है, तो दवाई भी नहीं खानी है तो भगवान भरोसे चलने दो फिर। तो वैसे ही उपाय होते हैं। कई बार उपाय जो है वो आपके लिए काम कर जाते हैं, कई बार उपाय आपके लिए काम नहीं करते हैं। उसके पीछे भी बहुत बड़े रीजंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों की दशा बहुत ख़राब चल रही है, हम उपाय कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों की दशा बहुत अच्छी चल रही है, हम उपाय कर रहे हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ के मिलती हैं, हमें बेनिफिट मिलता है। और उपाय को अगर हम देखें, समझें, तो अगर ये चीज़ें काम नहीं करती तो लोग बाग जितना धर्म, पूजा पाठ, भगवान, मंदिर, मंत्र जाप, रत्न उपचार जितना भी करते हैं, क्या वो सारी चीज़ें झूठ हैं? क्या लाखों करोड़ों लोग जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उपाय करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या वो सारी चीज़ें झूठ हैं? ऐसा नहीं। उपाय जो है वो जीवन में काम करते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको उपाय करने चाहिए और आपको अपने ग्रहों को और ज़्यादा मजबूती देनी चाहिए। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया ग्रहों के स्ट्रेंथ के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।